कि पाकिस्तान के नेवी चीफ जो है वो ढाका पहुंचे हैं और लगातार ये इंटरेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स, एयरफोर्स चीफ और बाकी लोग भी लगातार हर महीने यात्रा कर रहे हैं और दोनों के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने वो सारी पॉलिसी जो शेख हसीना की थी कि पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखना है, उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है। और कई बार तो कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि ढाका यानी कि बांग्लादेश इज वंस अगेन इज बिहेविंग लाइक ए एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान और मे बी एज ए ईस्ट पाकिस्तान, कि क्या बांग्लादेश दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। जिस ढंग से उनका कोऑपरेशन हो रहा है और वो अपने आप को एक ही मुल्क मान रहे हैं और अपने स्टेप की बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन खैर, अब जो डिवीज़न हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के पहले इससे आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा जो बांग्लादेश के हैं, उनकी मुलाकात अभी ये एडमिरल इनका नाम है हसन के साथ इनकी मुलाकात हुई है। और बाद में पाकिस्तान के नेवी चीफ जो है वो ढाका पहुंचे हैं और लगातार ये इंटरेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स, एयरफोर्स चीफ और बाकी लोग भी लगातार हर महीने यात्रा कर रहे हैं और दोनों के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने वो सारी पॉलिसी जो शेख हसीना की थी कि पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखना है, उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है। और कई बार तो कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि ढाका यानी कि बांग्लादेश इज वंस अगेन इज बिहेविंग लाइक ए एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान और मे बी एज ए ईस्ट पाकिस्तान, कि क्या बांग्लादेश दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। जिस ढंग से उनका कोऑपरेशन हो रहा है और वो अपने आप को एक ही मुल्क मान रहे हैं और अपने स्टेप की बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन खैर, अब जो डिवीज़न हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के पहले इससे आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा जो बांग्लादेश के हैं, उनकी मुलाकात अभी ये एडमिरल इनका नाम है हसन के साथ इनकी मुलाकात हुई है। और बाद में मोहम्मद यूनुस साहब से भी इनकी मुलाकात होने की उम्मीद है। ये चाइना का इंट्रूजन भी बढ़ता चला जा रहा है, इसके साथ पाकिस्तान का जो इंट्रूजन है बांग्लादेश में वो भी बढ़ रहा है। लाल मुनीर हाट के अंदर एयरबेस भी आ रहा है, वो खबर भी हमने आपको दी थी। 12 फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ पर रखे जाएंगे बांग्लादेश के द्वारा। भारत में इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ी वरी है। भारत की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश इज़ जस्ट स्टार्टिंग फेज़ के अंदर है, तो बांग्लादेश इज़ नॉट ए चैलेंज फॉर इंडिया। नॉर मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की कोई ऐसी वहाँ पर इच्छा भी होगी कि वो इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट में आए। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई ऐसा आर्म फोर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट कभी होगा। उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उनको भी ज़रूरत नहीं है, हमको भी ज़रूरत नहीं है। लेट देम लिव पीसफुली, लेट्स लिव आल्सो पीसफुली। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के एक प्रोग्राम के अंदर। दरअसल टर्की के एक बहुत बड़ा फाइंड हुआ है गैस का, तो एक किस्म से उनके लिए एक बहुत बड़ा बोनांजा उनको मिला है। और ये टर्की के फील्ड्स में, क्योंकि समुद्र तट पर भी है, तो उनको वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में गैस का मिलना उनके लिए एक शुभ संकेत है। पाकिस्तान नेवी के चीफ बांग्लादेश पहुँचे हैं और जिस हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो साझेदारी बढ़ रही है, उसको देखकर तो कोई भी हैरान परेशान हो सकता है। अभी 1 साल पहले तक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन तक नहीं थे, सिवाय इसके कि एम्बेसी थी, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं था। और चाइना एक डर्टी बम का टेस्टिंग कर रहा है। हालांकि अभी सुनने में आया कि इतना कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन ये डर्टी बम दरअसल एक नई किस्म का बम है जो न्यूक्लियर बम के इम्पैक्ट को तुरंत कम कर सकता है। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। तो चलिए पहले आज चाइना के डर्टी बम की बात करें कि इसका टेस्टिंग जो है वो चाइना में स्टार्ट हुआ है।
और कहा जाता है कि इसके अंदर जो एटम बम का जो केमिकल्स होते हैं या उसमें जो मटेरियल होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और पहली बार इसको लेकर चाइना के साइंटिस्ट ने इसका डिटेल्स जारी किया है और एक टेस्टिंग किया है, लेकिन ये भी बताया गया कि इसको उतनी कामयाबी नहीं मिली है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इनकी खबर आती है, उनका कहना है कि जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और रॉकेट फोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस बम का टेस्टिंग किया है। अभी तक इसमें कामयाबियां नहीं मिली हैं, जो डिजायर्ड कामयाबी नहीं मिली है। ये जो बम है ये एटम बम जैसा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल एटम बम के इफ़ेक्ट को रोकने के लिए किया जाएगा। यानी कि जब एटम बम गिरता है तो उस समय रेडिएशन फैल जाता है और वो रेडिएशन लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाता है। एटम बम की तरह डर्टी बम के अंदर भी प्लूटोनियम या फिर एक और मटेरियल है सीजियम, उसका प्रयोग किया जाएगा और इसमें 62 केजी एक बम के अंदर प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, 62 केजी। अब इसको दिमाग में क्या रखा है, नागासाकी और हिरोशिमा के जो विस्फोट है उसको दिमाग में रखा जाएगा और कि जब एटम होता है तो उसमें से एक मशरूम टाइप का एक धुआं निकलता है और ये पूरे इलाके में फैल जाता है, जिससे वहाँ की सारी चीज़ें एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से और रेडिएशन की वजह से बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। इसको इमीडिएटली कैसे रोका जाए, यानी कि जैसे ही एटम बम गिरता है और थोड़ी सी उसमें गैप के साथ अगर डर्टी बम को जैसी ज़मीन पर गिराया जाएगा तो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होगा और इसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे आसमान में फैल जाएंगे। जब ये आसमान में फैलेंगे तो जो ऊपर से जो रेडिएशन आ रहा है ओरिजिनल एटम बम का, ये उसको वहाँ पर कवर कर लेगा, उसको नीचे नहीं आने देगा। तो नीचे ज़मीन पर रह रहे लोगों के ऊपर धुएं या गैस का या रेडिएशन का असर नहीं होगा। यानी कि कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, कुछ उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, लोहे को लोहा काटता है, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। जहर को जहर मारता है, ये उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि सांप आपको काट लेता है तो सांप के जहर को से बचाने के लिए आपको जो टीका दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, वो सांप के जहर से ही बनता है। तो आप सोच सकते हो कि जहर को जहर मारता है। तो डर्टी बम को एटम बम की काट कहा जा रहा है और इसमें कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस किस्म के बम बनाने की दुनिया में होड़ मच गई है अब, और ये लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी बनकर तैयार हो सकता है। हालांकि सबको पता है कि किसके पास कितने हथियार है। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, नॉर्थ कोरिया के पास 50, इजराइल के पास 90 और इसके अलावा अमेरिका और रशिया के पास 5 से 6,000, चाइना के पास 600। ये रिपोर्ट्स तो हमेशा आती रहती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप तक हमने पहुंचाई है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि टर्की, जी हाँ, टर्की को एक बड़ा खजाना मिला है और 92 बिलियन से ज़्यादा क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का भंडार उनको मिला है। अब ये अरबों डॉलर का, जी हाँ, अरबों खरबों डॉलर का ये खजाना है और ये इसका जो अभी जो कीमत हो सकती है वो शायद 37 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की हो सकती है और ये टर्की की जो इकॉनमी है उसके लिए वो बेहतर साबित हो सकती है। अब टर्की ने इस साल इससे पहले भी 92 बिलियन क्यूबिक मीटर की एक नेचुरल गैस की खोज की थी और अब उसमें एक एक करके क्या कहते हैं कि और फील्ड्स हैं जिसके अंदर ये नई नई खोज निकल के आ रही हैं और उनका कहना है कि ये इससे कंट्री के अंदर बहुत सारा ऑयल का प्रोडक्शन और गैस का प्रोडक्शन जो है वो इतना होगा कि हम ना केवल सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे बल्कि हमारे जो बचत होगी फॉरेन करेंसी की वो भी बहुत ज़्यादा होगी। चलिए, अच्छी बात है और लगातार उनका जो सो कॉल्ड गैस का जो प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक खबर और अब पाकिस्तान से